अवनी और उस फटीचर गौतम से तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। चलो। अपनी दादी सा की बात सुनकर नील ने मुंह बनाते हुए कार निकाली और उन्हें अवनी के घर ले गया। पूरे रास्ते उनकी आंखों में गुस्से का गुबार चढ़ा हुआ था जो किसी भी वक्त फटने को तैयार था। देखते ही देखते वो अवनी के घर पहुंच गई। कार से बाहर निकलते ही गायत्री देवी ने नील को डोरबेल बजाने का इशारा कर दिया। नील ने उसी वक्त गुस्से में डोरबेल का बटन दबा दिया। वहीं गौतम डोरबेल की आवाज सुनते ही दरवाजा खोलने चला आया। दरवाजा खोलते ही वो गायत्री देवी और नील को देखकर मुस्कुराने लगा। वेलकम। गायत्री देवी गुस्से में उसे देखने लगी। दरवाजा खोलते ही गौतम को नील और गायत्री देवी खड़े दिखाई दिए। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। नील ने गौतम को देखते ही अपनी आंखें घुमा ली। गौतम ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। वेलकम दादी सा। आप अचानक? ये नाटक करना बंद करो और चुपचाप जाकर अवनी को बुलाओ। सॉरी दादी सा, अवनी का मूड बहुत खराब है। आप तो जानती हैं ऑफिस में क्या क्या हुआ। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। लगता है बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझे जाने को कह रहे हो? हटो सामने से। घर में कोई तो होगा। अनिल कहाँ है? या फिर उसकी बीवी गीता? क्या सब लोगों का ही मूड खराब है? ये कहते हुए गायत्री देवी घर के अंदर जाने लगी, लेकिन गौतम अभी तक उन दोनों का रास्ता रोककर खड़ा था। गायत्री देवी ने उसी वक्त गुस्से में अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, गीता अंदर से भागकर आ गई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अरे मासा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा ये होनहार दामाद सामने से हटे तो मैं अंदर आऊं ना। ये बात सुनते ही गौतम गेट से हटकर एक तरफ चला गया। गीता उसे आंखें दिखाने लगी। गौतम के हटते ही गायत्री देवी और नील अंदर आकर मुंह बनाने लगे। मासा, आप इस तरह अचानक? कुछ काम था तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं खुद चली आती आपके पास। गीता अपने काम में लग चुकी थी। वो गायत्री देवी के दिल में जगह बनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं गंवाती थी। गायत्री देवी उसकी बात सुनते हुए सोफे पर आराम से बैठ गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी से अवनी को बुलाओ, मुझे उससे काम है। जी मासा। गीता तुरंत अवनी को बुलाने उसके कमरे में चली गई। अनिल भी हॉल में आ चुका था। गायत्री देवी को देखते ही उसने गौतम को पानी लाने का इशारा कर दिया। गौतम तिरछी नजरों से नील को देखता हुआ किचन की तरफ चला गया। नील और गायत्री देवी अब तक एक दूसरे को देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। दादी सा, पानी रख दो टेबल पर। अवनी कहाँ है? आखिर ऐसा क्या उसका मूड खराब है जो? इससे पहले कि गायत्री देवी चिढ़ते हुए आगे कुछ कहती, उसे सामने से अवनी आती हुई दिखाई दी। दादी सा, कहिए क्या काम है? अवनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वैसे तो मैं मर जाती, लेकिन तुमसे कभी मदद मांगने नहीं आती। लेकिन क्या करें, कुछ लोग जोधपुर में इतने ज्यादा मशहूर हैं कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। गायत्री देवी अपनी बात खत्म करके नील को देखने लगी। मेरी मदद? मतलब मैं समझी नहीं। मैं अभी अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन से मिली और मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि अवतार ग्रुप को अब राठौर परिवार ने खरीद लिया है। इसलिए तुम मेरी तरफ से डायरेक्टर मिस्टर राठौर से जाकर बात करो। ये बात सुनते ही गीता और अनिल हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहीं अवनी को अब तक की बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तो राठौर परिवार के किसी भी शख्स को जानती तक नहीं हूँ। और वैसे भी ये बात मैं आपको उस दिन पार्टी में भी बता चुकी हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उस परिवार को जानती हो कि नहीं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सलूशन भी तुम्हें ही ढूंढना है। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम ही डिसाइड करो। अगर इसका सलूशन नहीं मिला तो समझ लेना कि मेरा तुम्हारे इस परिवार से बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी अनिल और गीता को देखने लगी।
अनिल, तुम्हारी बेटी के छोटे से दिमाग में ये बात ना घुसे तो अच्छे से समझा लेना अपनी बेटी को। गायत्री देवी अगले ही पल नील को लेकर वहां से निकल गई। उनकी धमकी सुनकर सभी के होश उड़ चुके थे। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।